बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात के एक नए दौर का आगाज़ हो गया है। मुज़ाकरात का जो आगाज़ है वो बज़ाहिर कोई इतना खुशगवार नज़र नहीं आता, इसलिए कि जो आज मुज़ाकराती कमेटियों का पहला इजलास था उसमें हुकूमत की तरफ से तो एक भरपूर टीम ने शिरकत की, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अहम रहनुमा हैं जो कि मुज़ाकराती कमेटी में शामिल थे, वो आज के इजलास में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर हमें गैर हाजिर नज़र आए। लेकिन इस इजलास के बाद जो इरफान सदीकी साहब के ज़रिए एक मुश्तरका बयान सामने आया है, उसमें इन मुज़ाकरात के इनेकाद को एक मस्बत पेशरफ्त करार दिया गया है। क्या ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे? और ये हुकूमत और पीटीआई के दरमियान जो आज मुज़ाकरात शुरू हुए हैं, आज सिर्फ एक बिगनिंग है, इसका बाकायदा आगाज़ 2 जनवरी 2025 को होगा। तो 2 जनवरी 2025 के बाद इन मुज़ाकरात का मुस्तकबिल क्या है? ये कामयाब होंगे या नहीं होंगे? बस ये हमारा आज का सवाल है, जिस पे गुफ्तगू के लिए हमारे पास 2 सियासी शख्सियात मौजूद हैं जो कि बहुत मजबूत लीगल बैकग्राउंड रखती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब बैरिस्टर अकील साहब, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र हैं फॉर लॉ एंड जस्टिस, और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब पार्लिमानी लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेट में। तो किसी तारुफ के दोनों मोहताज नहीं हैं। तो अगर आप मुझे इजाज़त दें बैरिस्टर अकील मलिक साहब, मैं अली ज़फ़र साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। अली ज़फ़र साहब, ये जो आज इजलास हुआ इसमें हमें पता तो चल गया कि जी उमर अयूब साहब क्यों नहीं आए, उनके केसेस थे। हामिद खान साहब क्यों नहीं आए, वो पाकिस्तान में नहीं है। सलमान अकरम राय साहब भी नहीं आए। तो जो आपकी पार्टी के जो अहम लोग हैं वो आज के इजलास से गैर हाज़िर थे, और दूसरी तरफ हुकूमत जो है उसने आज इस कमेटी में मज़ीद 2 अफराद को शामिल कर दिया है। जाजुल हक साहब को भी शामिल कर दिया है और खालिद मक्सी साहब को भी शामिल कर दिया है। तो ये जो आज बिगनिंग है, इसमें लग रहा है कि हुकूमत ज़्यादा इसमें संजीदा है, लेकिन तहरीक इंसाफ संजीदा नज़र नहीं आ रही। इसकी क्या वजह है? हाँ नवीर साहब, सबसे पहली तो बात यह है कि एक जो खुशाइन बात बल्कि ये है कि एक तरह से मुज़ाकरात की कुछ शुरुआत तो हुई है जी। पहले पीटीआई तैयार नहीं थी मुज़ाकरात के लिए, उन पर तनकीद होती थी। फिर जब हमने दरवाज़े खोले तो हुकूमत तैयार नहीं थी, उन पर तनकीद हुई। फिर हुकूमत ने भी एक कमेटी बना दी। जो अच्छी बात है इस कमेटी की जो हुकूमत ने बनाई है, मैं इनमें तकरीबन सबको जानता हूँ, और मेरा ख़्याल से सारे के सारे जो लोग हैं हुकूमत ने शामिल किए वो एक पॉजिटिव सोच रखने वाले हैं। इसी तरह जो पीटीआई की टीम इमरान खान साहब ने ख़ुद सिलेक्ट की है, वो भी तैयार है मुज़ाकरात करने के लिए, डायलॉग करने के लिए। ये एक मुझे थोड़ी सी परेशानी ज़रूर हुई और हैरानगी कि आज का दिन अगर वाकई ही सिलेक्टेड था और मीटिंग का दिन तयशुदा था या तय किया गया, तो फिर हमें चाहिए था पीटीआई की तरफ से हमारे जो 2 मेन मुज़ाकरात के जो कंडीशंस हैं, जो इमरान खान साहब ने कहा हुआ है कि आप एक तो कमीशन बनाएं, सच पता करें कि सच क्या हुआ, और बड़े रीज़नेबल डिमांड है वो कि आप एक जुडिशल कमीशन बनाएं, आज़ाद जुडिशल कमीशन जो बताए, हक़ाइक़ बताए कि क्या हुआ था 24, 25 और 26 नवंबर को। वो मुतालबात नहीं रखे गए। और दूसरा मुतालबा ये था कि जो लोग अपना एहतजाज का हक़ इस्तेमाल करते हुए जिनको पकड़ा गया था उनको छोड़ दें, वो अपना केसेस लड़ते रहेंगे लेकिन उनको जेल में रखने का कोई फ़ायदा नहीं, उनको छोड़ दें। ये 2 डिमांड्स आज रेज़ होनी चाहिए थी मेरी नज़र में। लेकिन बहरहाल अब 2 तारीख को वो रेज़ उनको बिल्कुल लाया जाएगा सामने और उस पर फिर बातचीत होगी और गुफ्तगू शुरू होगी। सो मेरा ख़्याल है कि इसको आप इस नज़र से देखें, इसको एक पॉजिटिव ख़बर समझें कि कम अज़ कम एक शुरू हुआ है एक मामला। और हो सकता है जो मुझे एक ख़बर मिली है उसकी पता नहीं ऑथेंटिसिटी कितनी है, लेकिन मुझे एक बताया गया है कि जो स्पीकर साहब थे उन्होंने ये कहा कि आज ही ये मीटिंग होनी है ज़रूर। पीटीआई के जो लोग नहीं थे उनकी तरफ से कहा गया कि आप उसको बहुत शॉर्ट टाइम है, आप उसको एक ऐसी डेट करें जब सब आ सकें। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आज एक मीटिंग तो आज होनी है। इस वजह से भी शायद नहीं पहुंच सके हमारे लोग पूरी तरह,
लेकिन ये खबर सही है कि नहीं इसका मुझे अभी इल्म नहीं। चलें अब आगे चलते हैं। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, जो अली ज़फ़र साहब फरमा रहे हैं कि कुछ चीज़ें उनके ख्याल में, कुछ मुतालबात जो हैं वो आज रखने चाहिए थे, नहीं रखे गए, लेकिन असद कैसर साहब जो आज के इजलास में मौजूद थे, तो इजलास के बाद उन्होंने क्या फरमाया, ज़रा वो सुने। आज हमारी मीटिंग हो गई है, इस पे हमने अपना नुक्ता नज़र भरपूर तरीके से रखा। जितने कैदी हैं इंक्लूडिंग इमरान खान और जो हमारे वर्कर्स हैं, इनकी रिहाई और जुडिशल कमीशन के हवाले से हमने ये भी मुतालबा किया कि इमरान खान के साथ जो है ना हमारा राबिता इस्तवार किया जाए। तो हुकूमत ने ये मुतालबा मान लिया है कि हम आपकी मुलाकात अरेंज करते हैं। बाकायदा हमारी मुज़ाकरात जो है ना वो 2 जनवरी की शुरू होंगी। आज जो है ना एक इनिशियल डिस्कशन हुई है, हम ऑप्टिमिस्टिक है। अच्छा, अब अकील साहब, मेरा सवाल ये है कि असद कैसर साहब ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि उनको इमरान खान साहब की रिहाई भी चाहिए और वो चाहते हैं कि जो 26 नवंबर के जो वाक़यात हैं उस पर एक जुडिशल कमीशन भी बनना चाहिए। तो एक तरफ तो वो कह रहे हैं जुडिशल कमीशन बनाओ और इमरान खान को रहा करो, और दूसरी तरफ फ़ौजी अदालतें जो हैं उन्होंने सज़ाएँ सुनानी शुरू कर दी हैं। तो ऐसा लगता है कि मुज़ाकरात तो कामयाब नहीं होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहली बात यह है कि मुज़ाकरात का जो अमल शुरू हुआ है बड़ी खुशाइन बात है, एक स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है, एक पॉजिटिव चीज़ सामने नज़र आई है पाकिस्तानी कौम के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए भी। एंड आई थिंक सियासी पोलराइजेशन को कम करने में ये मददगार साबित होगी। हैविंग सेड दैट, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि 10 महीने से हुकूमत, उसके इत्तेहादी, हम लोग तमाम लोग एक ही अलाग राप रहे थे। हम कह रहे थे मुज़ाकरात वाहिद हल है, आप मुज़ाकरात के लिए आ जाएं। ये वो जमात है या इसकी लीडरशिप ऐसी है कि ये कहती थी कि इनसे मुज़ाकरात करें, ये चोर हैं, ये चक्के हैं, ये इनसे मुज़ाकरात हम नहीं कर सकेंगे, ये इनके पास ताकत नहीं है, इनके पास इख्तियार नहीं है। आखिरकार क्या हुआ? आखिरकार तो मुज़ाकरात के लिए जो तबीयत में तब्दीली आई है उसको देखते हुए एकदम फिर कहा गया जी हम कमेटी भी बना देते हैं। कमेटी भी बन गई, मुज़ाकरात का भी अमल अब शुरू हो चुका है, बाकायदा उसका आगाज़ आज हो चुका। लेकिन संजीदगी का ये आलम है कि आज मुज़ाकरात का जो एक पहली नशिस्त हुई है उसमें 3-4 लोग नहीं थे इनकी तरफ से, जो मेन पार्टी के स्टेक होल्डर्स हैं या मैटर करते हैं, ये जो जिनके पास पार्टी के ओहदे हैं, उन्होंने तो चाहे फॉर वन रीज़न और अनदर उन्होंने अगर ज्वाइन नहीं किया। अब 2 तारीख को देखा जाएगा कि अब वो वाक़तन संजीदगी से आके इस मुज़ाकराती अमल का हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे। मैंने ये असद कैसर साहब की जो आपने बात की, मैं तो कल भी एक प्रोग्राम में इस बात को इंडोर्स किया है कि बिल्कुल इनकी इस हफ्ते में मुलाकात हो जानी चाहिए इमरान खान से। जी बिल्कुल, क्योंकि असल एजेंडा तो वहीं से आना है, क्योंकि कमेटी उन्होंने तश्कील दी है और देखा जाएगा कि ये कमेटी कितनी एम्पावर्ड है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से तो फुली एम्पावर्ड कमेटी है और हमारी कमेटी की जो रिफ्लेक्शन है वो हमारे इत्तेहादियों के साथ उसमें हम कमेटी हमने तश्कील दी है और उसमें नज़र भी आ रही है। अब जब इनकी मुलाकात होगी तो उस बिल्ली को भी थैले से बाहर आना चाहिए कि मुज़ाकरात करने की असल वजह क्या है। अगर मुज़ाकरात करने का असल मकसद या असल वजह किसी डील को हासिल हसूल करना है, अगर मुज़ाकरात करने का असल मकसद या असल वजह कोई NRO मतलूब होना है, अगर मुज़ाकरात का असल मकसद या असल वजह अपना केसेस को ख़त्म करवाना है, तो ये नहीं हो सकता। हुकूमत ना ही तो NRO करना सिर्फ नून लीग का हक है, वो अपने केस ख़त्म कराए, लेकिन PTI नहीं करवा सकती। नहीं, हमने तो कभी भी नहीं कहा कि हमने NROs लिए हैं। आपने लिए नहीं NRO। देखिए, एक पॉलिटिकल बात ज़रूर हो सकती है जब झूठे केसेस आप पे बनाए गए हों, तो फिर वो हर सियासतदान यही कहता है मेरे पे सब केसेस जो हैं वो झूठे हैं। नहीं, अब ये मुझे बताएं, 190 मिलियन पाउंड का झूठा केस है, तोशाखाना 1-2 ये झूठा केस है। क्या आप बताएं बलगरी की ज्वेलरी एग्जिस्ट नहीं करती या वो खाना काबा के एक्स वाली घड़ी एग्जिस्ट नहीं करती? एक पानामा से एकामा तक तो सफ़र हमने देखा कि पानामा का एक इतना बड़ा केस बनाया गया और पानामा और एकामा पे निकाल दिया गया। पानामा और अकामा से पहले भी बहुत बड़ी बड़ी डील्स हुई हैं, ऐसी बड़ी बड़ी डील्स हुई हैं कि लोग जेल से डायरेक्ट जहाज़ पे बैठते थे और पाकिस्तान से बाहर चले जाते थे। देखें, पाकिस्तान की सियासी तारीख का वो बिल्कुल ज़रूर हिस्सा हैं और मैं बिल्कुल उसको डिनाई तो नहीं कर सकता, लेकिन ये बात ज़रूर है कि जो अगर कहा गया कि हम चोरों के साथ नहीं बैठेंगे, हाँ, हम लुटेरों के साथ नहीं बैठेंगे, ये चोर हैं, इनके साथ बैठना जो है अपनी सियासत को खत्म करने। ये जो PTI आपसे मुज़ाकरात पे राज़ी हुई है, दरअसल PTI ने यू टर्न मार दिया। बिल्कुल हस्बे आदत हस्बे मामूल ये PTI का यू टर्न है और ये इस दफ़ा मैं समझता हूँ मुस्बत यू टर्न है, क्योंकि
हुकूमत के पास इख्तियार भी है, हुकूमत के पास वाक भी अच्छा, है। ये अच्छा वाला यू टर्न है। मैं समझता हूँ ये अच्छा यू टर्न है। अच्छा, अब अली ज़फ़र साहब, आपसे सवाल जो है वो मैं खुद तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको एक बहुत ही अहम वजीर हैं हुकूमत के, उनका एक स्टेटमेंट सुनवा रहा हूँ, ज़रा सुने। वजीर इत्तलात जो कि हुकूमत के तर्जुमान हैं अता तारड़ साहब, वो क्या कह रहे हैं। 9 मई का मास्टरमाइंड बानी चेयरमैन पीटीआई था और इसमें कोई नहीं बचेगा। जितने मंसूबा साज और इसका मास्टरमाइंड है वो इंशाअल्लाह ताला उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। अच्छा अली ज़फ़र साहब, आपने सुना कि हुकूमत के तर्जुमान जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब हैं वो कह रहे हैं कि पीटीआई के चेयरमैन जो हैं वो 9 मई के मास्टरमाइंड थे और 9 मई के मुकदमात में आपके बहुत से जो वर्कर्स हैं और लोग हैं, अहम रहनुमा हैं, उनको सज़ाएँ दे दी गई हैं फ़ौजी अदालतों की तरफ से, और वो प्रेडिक्शन कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि 9 मई का मास्टरमाइंड भी नहीं बचेगा। तो एक तरफ फेडरल मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को फ़ौजी अदालतों से सज़ा होने वाली है, और दूसरी तरफ आप उनके साथ मुज़ाकरात से ये तवक्को लगाए बैठे हैं कि इमरान खान साहब रिलीज़ हो जाएंगे। तो ये क्या बहुत बड़ा तज़ाद नहीं है? जी देखें, जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है, पहले उस पर ज़रा डिस्कस कर लें। मेरी नज़र में मुज़ाकरात जिस तरह होंगे और जिस तरह आगे चलेंगे वो और यही तरीक़ेकार है कि जहाँ तक पीटीआई का ताल्लुक़ है, हमारा फ़ैसला तो अल्टीमेटली इमरान खान साहब खुद करेंगे। जो मुज़ाकराती टीम है वो एक तरह से निगोशिएटिंग टीम है, लेकिन वो फ़ैसला इमरान खान साहब का ही होगा, जो भी उन्होंने फ़ैसला करना है नेगोशिएशन के या डायलॉग के आखिर में। जहाँ तक हुकूमत और इनके इत्तेहादी लोग हैं, उनका भी यही पोजीशन होगी और यही वो करते हैं कि वहाँ आके नेगोशिएट करते हैं, बात करते हैं और उसके बाद फिर अपनी अपनी लीडरशिप से जाके गुफ्तगू करके हदायत लेके आते हैं। हुकूमती साइड पे एक और भी बहुत इम्पॉर्टेंट और अहम स्टेक होल्डर है, वो इस्टेब्लिशमेंट। यकीनी तौर पे जब तक उनकी आमादगी नहीं होगी, जब तक वो राज़ी नहीं होंगे किसी पॉइंट पे, तो कोई मुझे किसी को एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि ये डायलॉग जो है वो कामयाब होगा। लेकिन इन सारे चीज़ों के बावजूद डायलॉग शुरू होता है और डायलॉग चलता है। डायलॉग के साथ साथ ये भी एक हकीकत है कि दोनों साइड जो होती हैं डायलॉग वाली, वो अपना अपना प्रेशर भी रखती हैं। तारड़ साहब की जो स्टेटमेंट है वो एक तरह से स्टेटमेंट बिल्कुल गलत भी है और वो एक प्रेशर टैक्टिक भी है। ये एक तरह से थ्रेट है कि जनाब आप जो है अपने मुतालबात जो हैं वो कमज़ोर रखें, क्योंकि आपके ऊपर ये एक थ्रेट भी है, आपके ख़िलाफ़ ये मुकदमा का फ़ैसला भी हो सकता है। ये गलत बात इसलिए है कि एक मिनिस्टर से ये जब तासुर आता है तो लगता ये है जिस तरह वो कंट्रोल कर रहे हैं फ़ैसले, और वो फिर फ़ैसले आज़ादाना फ़ैसले नहीं, वो रूल ऑफ लॉ के मुताबिक फ़ैसले नहीं हैं। ये एक तरह से अदालत पे भी एक तमाचा है, उनकी रेपुटेशन पे अदालत की, कि आपको देखें हम कंट्रोल कर रहे हैं, फ़ैसला हम जानते हैं कि क्या होगा, जो हम कहेंगे होगा। तो इसलिए ये गलत बात भी है, लेकिन एक थ्रेट के तौर पे इस्तेमाल होती है। इसी तरह जहाँ तक पीटीआई का ताल्लुक़ है, बड़ा वाज़े आपको बता दूँ कि जो हम एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, यानी हम एक ताकत की पोजीशन से, एक जीतते हुए लोगों की पोजीशन से हम ये डायलॉग कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी जीत उसकी होती है जिसके साथ लोग हों। और चूँकि लोग जो हैं, कौम जो है वो पीटीआई के साथ है, तो मेरा ख्याल है कि हमारी जीत है और हम एक बड़ापन दिखा रहे हैं ये मुज़ाकरात करके कि लोग हमारे साथ हैं, लेकिन उसके बावजूद हम ताकत के साथ या जिनके पास इस वक्त इख्तियार है उनसे बात करने के लिए तैयार हैं, डायलॉग करने के लिए तैयार हैं। तो ये ना समझा जाए कि हमारी कमज़ोरी है। लेकिन उसके साथ साथ हम कोई एनआरओ नहीं मान रहे, हम बल्कि ये कह रहे हैं, बड़ा स्टेटमेंट इमरान खान साहब की बड़ी वाज़े है, और ये मैं भी आपको बता दूं, यही रहेगी पोजीशन कि जहाँ तक कानून के केसेस हैं, कानूनी केसेस जितने भी बेबुनियाद केस हों, और बिल्कुल बेबुनियाद हैं क्योंकि मैं तो इन केसेस में इन्वॉल्व हूँ, मुझे पता है, डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, जब आप प्रोग्राम कभी उस पर करेंगे तो मैं बताऊँगा। लेकिन वो इतने बेबुनियाद केसेस हैं कि हम वो कानूनी जंग ज़रूर लड़ेंगे और वो एंड तक लड़ते रहेंगे, और हम अदालतों से ही फ़ैसले लेंगे। जिस तरह हमने तोशाखाना 1, तोशाखाना 2, और जिस तरह हमने वो फ़ैसला साइफ़र केस, और जिस तरह हमने निकाह वाले केस में ये फ़ैसले किए हैं, हमने उसी तरह अदालतों से फ़ैसले लेते रहेंगे। और तीसरी बात ये भी है, बड़ा वाज़े मैं आपको बता दूं, कि जहाँ तक हमारी सियासी स्ट्रेटजी है, जिस तरह ये हमें थ्रेट कर रहे हैं, जो आपने सुनाए भी थ्रेट्स, और भी थ्रेट्स उनकी तरफ से आ रहे हैं,
मैं भी ये बता दूं आपको कि हमारी सियासी स्ट्रेटजी मेरी नज़र में उसी तरह चलनी चाहिए जिस तरह की ये निगोसिएशन नहीं हो रही, क्योंकि हम ये नहीं कर सकते कि एक तरह से स्टेटस को हो जाए कि सब कुछ बिल्कुल चुप हो जाए और डायलॉग चलता रहे, वो 2 महीने चले, 3 महीने चले। हमने अपनी लीगल बैटल भी लड़नी है, कानूनी जंग भी लड़नी है, और उसके साथ साथ हमने अपनी सियासी जंग भी लड़नी है, लेकिन साथ उसके डायलॉग भी बहुत ज़रूरी है। और डायलॉग भी आपको ओपन माइंड से, यानी कि आपको सब कुछ देखते समझते हुए डायलॉग करना है। और इस डायलॉग में जिस तरह मैंने कहा कि सारे स्टेक होल्डर्स जब तक नहीं होंगे, जब तक इस डायलॉग में सारे स्टेक होल्डर्स की आमादगी नहीं होगी, तब तक वो डायलॉग शायद कामयाब भी ना हो। अकील मलिक साहब, ये अल-कादर ट्रस्ट का आज फैसला आना था, बड़े पहले दावे किए गए कि जी फैसला आ रहा है, फिर अचानक 3-4 दिन पहले कुछ हुकूमत की जो प्रॉक्सीज़ हैं, जो उनके बहुत करीब समझे जाने वाले लोग हैं, उन्होंने कहा नहीं, फैसला जो है वो अब ज़रा आगे चला गया, कुछ दिन के लिए आगे चला गया। तो क्या इससे ये तासुर नहीं मिलता कि ये जिस अदालत ने आज फैसला देना था वो हुकूमत के इशारों पे चलती है? मीर साहब नहीं, बसात एहतराम मैं ये कहूँगा कि कतई ऐसी बात नहीं है। एक तो विंटर हॉलीडेज़ भी आ रही हैं, वो भी एक वजह है, लेकिन ये सबसे आई थिंक पैरामाउंट वजह जो है, बिकॉज ऑब्वियसली एक बड़ा डिटेल्ड आई एम श्योर डिसीजन लिखना होगा, उनको तमाम तर चीज़ों को देखना होगा, जो भी एविडेंस प्रेजेंट किया है, जो भी एविडेंस डिस्कस हुआ है, जो भी दोनों साइडों से शहादतें आई हैं, फिर उन पर जरा हुई है, फिर तमाम तरी मामला। और अली ज़फ़र साहब तो ख़ुद वकील हैं, हमारे कई हाई कोर्ट में ऐसे केसेस अनाउंसमेंट फॉर जजमेंट या अनाउंसमेंट फॉर ऑर्डर केसेस लगे होते हैं, और फिर फैसला अगर नहीं इन टाइम लिखा जा सका तो फिर डेफिनेटली वो उसको आगे कर देते हैं। लेकिन इस फैसले के बारे में कतई कलामी की माफ़ी चाहता हूँ, किसी वकील ने प्रेडिक्शन नहीं की थी कि जी ये फैसला जो है ये आज, यानी कि आज जो दिन है 23 दिसंबर को नहीं सुनाया जाएगा। कुछ जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने दावे शुरू कर दिए और यूट्यूबर्स की बात सही साबित होगी। मैं समझता हूँ मफरूज़ों पे बात हो सकती है, लेकिन कतई ऐसी बात नहीं है। अब उसकी 6 तारीख तय है, 6 तारीख को वो फैसला आना है, और मैं समझता हूँ कि टाइम लगता है। ये पानामा या इकामा की तरह तो फैसले नहीं है कि कहीं और से लिखे हुए आ जाएं। अब जज साहब ने बैठना है, देखना है, वो तमाम तर डिस्कशंस, तमाम तर एविडेंस जो उनके सामने होगा उसको असेस करके, एनालाइज करके जो फैसला लिखेंगे, वेदर फॉर और अगेंस्ट, सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ आप और आपके बहुत से साथी जो हैं कैबिनेट के, उनको यकीन है कि इस केस में, अल-कादर ट्रस्ट केस में इमरान खान को सजा होने वाली है। देखिए, फाइनेंशियल बेनिफिट अगर डिराइव किया है वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो यानी कि आप लोगों को यकीन है कि सजा होने वाली है। दूसरी तरफ आप हुकूमत से मुज़ाकरात भी शुरू कर दिए आपने, क्या इसकी वजह यह है कि पीटीआई ने सिविल नाफरमानी की धमकी दी है, इसलिए आप मुज़ाकरात की टेबल पे आ गए हैं? लेकिन सिविल नाफरमानी मीर साहब, हुकूमत की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। सिविल नाफरमानी की कॉल जो दी, जो कहा जा रहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को हम कहेंगे कि आप पैसे भेजना या ज़र मुबादला भेजना जो है वो कम कर दें या ना भेजें, या इलीगल चैनल्स के थ्रू भेजें जो तरसीलात आनी है, तो वो हमारी सेहत पे असर नहीं है। वो लोग अपने प्यारों को पैसे भेजते हैं, वो दियारे गैर में रह के जब मेहनत करते हैं तो वो अपने मुल्क में अगर पैसे भेजते हैं तो अपनी फैमिलीज़ को भेजते हैं या अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए भेजते हैं। ठीक है, मुल्क को उससे फ़ायदा होता है, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी बिल्कुल हमारे लिए इंतहाई जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं। हमने कभी ये नहीं कहा, लेकिन ये बात कह देना कि मैं कहूँगा तो मेरी बात पे जो है लोग पैसे भेजना बंद कर देंगे या अपने ख़ानदान वालों को जो है वो पैसे नहीं भेजेंगे, ऐसा नहीं होता। और इस महीने ही, अगर मैं पिछले जो महीना गुजरा है, 29% इंक्रीज़ आई आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अच्छा जी, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो पीटीआई की बात नहीं सुनते, वो हुकूमत की बात सुनते हैं। नहीं, वो अपने आई थिंक एक इंडिपेंडेंट माइंड है उनका, और वो इंडिपेंडेंट माइंड अप्लाई करके उनको जो बेहतर लगेगा, जो उनका दिल करेगा, वो उस हवाले से चलेंगे। हुकूमत के कहने पे या बानी पीटीआई के कहने पे जो है कोई ऐसा अमल दरामद नहीं होता। अच्छा अली ज़फ़र साहब, ज़रा ये आप हमें समझाएं ना कि एक तरफ हुकूमती वज़रा जो हैं वो अता तारड़ साहब की धमकी मैंने सुनवा दी कि 9 मई का मास्टरमाइंड है, उसको सज़ा ज़रूर होगी। दूसरी तरफ बहुत से लोग वज़रा का ख्याल है कि अल-कादर ट्रस्ट केस में भी सज़ा होने वाली है। तो एक तरफ तो उनको यकीन है कि इमरान खान साहब को सज़ा होने वाली है, दूसरी तरफ वो आपके साथ मुज़ाकरात पे भी तैयार हो गए हैं, और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं जी कि हम तो 6-7 महीने से कह रहे थे, आप ही हमसे मुज़ाकरात पे तैयार नहीं थे। तो अब ये यू टर्न है पीटीआई का, या पीटीआई की जो सिविल नाफरमानी की धमकी है वो काम कर गई है?
कि देखिए, सबसे पहले तो आपने ये जिक्र किया था जो अल-कादिर केस का फ़ैसला जिसकी ताख़ीर हुई। यकीनी तौर पे मेरा भी यही तासुर है, क्योंकि पहले आप देखेंगे जो केसेस फाइल हुए इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, वो पहले से ही लिखा गया था उनका फ़ैसला, और वो एक ही दिन में अभी बहस ख़त्म भी नहीं हुई थी, और अभी बहस हुई नहीं थी, बल्कि वो 10 बजे सुबह बाकी वकीलों को बंद करके, बाहर रख के, कमरे में बंद करके तो अनाउंस कर दिया गया, और जजमेंट लिखी भी गई 30-40 सफ़े की 5 मिनट में। इसी तरह बाकी केसेस का भी एक ही दिन में फ़ैसला हुआ। तो ये बात दुरुस्त थी हमारी नज़र में। ये हकीकत है कि मंडे को जज साहब ने अनाउंस करना था, और जज साहब बड़े वाज़े थे कि हम अनाउंस करेंगे। तो ये जो ताख़ीर हुई वो शायद लगता उससे यही है, तासुर तो कम से कम यही मिलता है, सच है कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन तासुर यही मिलता है कि जिस तरह हुकूमत कंट्रोल कर रही है, और हुकूमत ने कहा कि अच्छा ठीक है, हम थोड़ी देर के लिए डायलॉग कर रहे हैं, इसलिए आप इसको एज ए थ्रेट, एक थ्रेट के ज़रिए के तरीके के लिए आप इसको पेंडिंग रखें, और 2 तारीख को हम देखेंगे, आप 6 तारीख दे दें जब फैसला आएगा। 2 तारीख को हम डायलॉग देखेंगे किस तरफ जाता है। हुकूमत को यकीनी तौर पे ये जो सिविल नाफरमानी का हमने कहा था, उसके साथ उनको ये भी पता है कि सिर्फ सिविल डिसोबीडियंस का ये मतलब नहीं है कि बाहर से लोग पैसे भेजना बंद कर देंगे, बल्कि इसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी स्ट्रेटजी हैं जो हमें पता है हमने क्या करना है। तो उनको उस थ्रेट का भी पता है, मालूम है उनको, जो अभी तक हमने पब्लिक तक नहीं पहुंचाई, लेकिन वो हमें पता है, वो स्ट्रेटजीज़ पे हम काम कर रहे हैं। तो ये थ्रेट्स को देखते हुए यकीनी तौर पे हुकूमत को ये ख्याल आ गया कि हमें बैठना पड़ेगा और कोई सल्यूशन, इसका हल ढूंढना पड़ेगा। और उससे सबसे बड़ी बात जो मेरी नज़र में, जिस वजह से हुकूमत इस वक्त मजबूर हुई है कि वो मुज़ाकरात करे, सबसे बड़ी बात यह है कि जो पब्लिक सपोर्ट है वो अब तकरीबन 99% मेरी नज़र में पीटीआई के साथ हो गई। और वो अकील मलिक साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान को जो बाहर से लोग रकूम भेजते हैं उसमें इजाफा हो गया पिछले महीने। आप कह रहे हैं पब्लिक आपके साथ है। देखिए जी, इजाफा होना तो अगर आपके बहुत सारे लोग बाहर जाएंगे और अपना पैसा भेजेंगे तो वो एक टेम्प्रेरी फेज़ होता है इजाफे का। और उसके अलावा आपको ये इजाफे में ये देखना पड़ेगा कि क्या आपकी प्रोडक्शन जो है वो, क्या कोई नई फैक्ट्रियां लग रही हैं, कोई आपकी नई इंडस्ट्री लग रही है, कोई आपकी मशीनरी आ रही है कि नहीं। क्योंकि जब मशीनरी वगैरह आएगी और आपकी एक इंपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ेंगी, उस वजह से अल्टीमेटली फ़ायदा फिर जाके कल को इकॉनमी में होगा और हुकूमत को फ़ायदा होगा। लेकिन इस वक्त चूँकि आपकी ना मशीनरी लग रही है, ना कोई कारोबार हो रहा है, ना कोई इंडस्ट्री लग रही है, ना जो फैक्ट्रीज लगी हुई हैं वो पूरी तरह काम कर रही हैं, तो इसलिए आपकी एक तरह से बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो है उससे आपको नज़र आता है कि जिस तरह बहुत सारे पैसे आ रहे हैं और बहुत कम पैसे बाहर जा रहे हैं। ये सही नज़र इस इकॉनमी को इस तरह नहीं देखा जाता। इकोनॉमिस्ट से आप बात करेंगे तो आपको ये समझाएंगे कि आपको साइकिल्स को देख के फैसला करना होता है कि इकॉनमी बेहतर हो रही है कि नहीं। इस वक्त इकॉनमी की हाल एक टेंशन में है मेरी नज़र में, और एक वजह हमारी मुज़ाकरात करने की यही है कि हम चाहते हैं कि अब ये हल हो तरीके, अब सारा मसला सोल्यूशन की तरफ जाए कोई, ताकि ये हमारी इकॉनमी पे हम कंसंट्रेट कर सकें। अच्छा, एक ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद एक बहुत अहम मसला है और वो ये है कि यूरोपीय है उसने एक बयान जारी किया है पाकिस्तान में फ़ौजी अदालतों की तरफ से जो तहरीक इंसाफ के 9 मई के वाक़यात में मुलविस जो कुछ लोग थे, तकरीबन 25 के करीब, उनको सज़ा दी गई है। उस पर उन्होंने बहुत ही तशवीश का इजहार किया और उन्होंने ये भी कहा है कि जी पाकिस्तान ने जो कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशन जो हैं जिनको पाकिस्तान ने जिन पर दस्तखत किए हुए, रेटिफाई किए हुए हैं, तो उसमें से एक CCPR जो है इसके आर्टिकल 14 की खिलाफवर्जी है, फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल। तो इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं पाकिस्तान की इकॉनमी पे? क्या ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़े ख़तरे की घंटी है, वार्निंग है पाकिस्तान के लिए? इस पर बात करते हैं वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। यूरोपीय यूनियन ने फ़ौजी अदालतों की तरफ से जो तहरीक इंसाफ के
कारकुनों को सजाएं दी गई हैं उस पर तशवीश का इजहार किया। अकील मलिक साहब, आपको अच्छी तरह पता है कि ये जो इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है, ICCPR, ये क्या है और इसका आर्टिकल 14 क्या है? अब यूरोपीय यूनियन कह रही है जी कि ये जो सजाएं दी गई हैं फौजी अदालतों की तरफ से 25 शहरियों की मिलिट्री कोर्ट से जो सज़ा है, इस पर उन्होंने तशवीश का इजहार किया और कहा है कि ऐसी सजाएं देना पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी मुआहदे ICCPR से मुतसादम है और ICCPR के आर्टिकल 14 के मुताबिक हर शहरी मुनसिफाना अवामी ट्रायल का हकदार है, लेकिन ये ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हुआ है जो कि सीक्रेट ट्रायल होता है। तो अब आप मुझे समझाएं कि जो यूरोपीय यूनियन की ये जो स्टेटमेंट है ये इग्नोर कर देंगे आप? मीर साहब, सबसे पहले ICCPR का भी रिसेंटली रिव्यू हुआ अक्टूबर में, जब 26वीं आईनी तरमीम चल रही थी, तो अक्टूबर के गालबन टुवर्ड्स द एंड हर 4-5 साल बाद उसका रिव्यू होता है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान ने वो रिव्यू जो है तमाम तर जितने ऑब्जर्वर्स थे वहाँ पे जो चेयर थे उनको सेटिस्फाई किया और पाकिस्तान ने अपना केस जो है तमाम तर वेदर वो इन्फोर्स डिसअपेरेंसेस पे था, वेदर वो मिलिट्री ट्रायल्स के ऊपर था, वेदर वो ह्यूमन राइट्स की जो एलिजेड वायलेशंस पे था, ये तमाम तो चीज़ें वहाँ पे विद प्रूफ विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। ILO ने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने, जो पाकिस्तान में लेबर लॉज पर इम्प्लीमेंटेशन ना होने पे जो तशवीश का इजहार किया और ये कहा कि 170 से ज़्यादा जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसमें से पाकिस्तान में सिर्फ 36 पे अमल दरामद होता है। देखिए, हमें बिल्कुल वो अमल दरामद करना है, लेकिन वो इस हुकूमत पे तो तमाम तर मलबा नहीं डाला जा सकता, बिकॉज ऑब्वियसली हम उसमें अब जितनी बेहतरी है, ILO के साथ अभी मीटिंग्स चल रही हैं, ILO के जो हमने इंटरनेशनल ट्रीटीज साइन की हैं, या जो इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स हैं जिनको हमने रेटिफाई किया है, साइन किया है, तो उसके साथ उनकी इंप्लीमेंटेशन को हम इंश्योर कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि ये यूरोपीय यूनियन की जो स्टेटमेंट है इस पे आपको कोई परेशानी नहीं? ICCPR मीर साहब इज अ डिफरेंट थिंग। ILO का वो मुख्तलिफ है, ICCPR का भी रिसेंटली रिव्यू हुआ और पाकिस्तान ने अथॉरिटीज को वहाँ पे सेटिस्फाई किया। मैंने इसका ICCPR का जिक्र इसलिए किया कि ये यूरोपीय यूनियन की स्टेटमेंट में जिक्र है। जी बिल्कुल, मैं यूरोपीय यूनियन की स्टेटमेंट के बारे में भी बात कर देता हूँ। क्या ही अच्छा होता जब 25 से 29 लोगों का मिलिट्री ट्रायल इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में हुआ। तब EU को याद नहीं आया कि उनका मिलिट्री ट्रायल हुआ और मिलिट्री की तरफ से खास तौर पे अदरीस खटक का ट्रायल इमरान खान साहब के दौर में सिर्फ इसलिए हुआ कि उन्होंने उस ट्रायल से कोई 15-20 साल पहले किसी से अफगानिस्तान में मुलाकात की थी। जी, तो उस टाइम जो है EU के जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस को या ह्यूमन राइट्स की एलिजेड वायलेशंस की तरफ जो इशारा किया जा रहा है कि शायद ये दिस इज़ नॉट इन अकॉर्डेंस विद ICCPR के जो रेलेवेंट आर्टिकल्स हैं, उस हवाले से या ह्यूमन राइट्स की जो जनरल गाइडलाइंस हैं, या उस हवाले से मिलिट्री कोर्ट्स में जब आपका ट्रायल हो रहा है या हुआ है, जिन लोगों को 25 लोगों को सजाएं हुए हैं, तो हमारा अपना आइन और कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है और अदालत ने कंडीशनल अप्रूवल दिया है कि जिन लोगों के ट्रायल्स जो हैं वो कंप्लीट हैं, ये जिनको सजाएं आप देनी हैं। नई अदालत ने कंडीशनल अप्रूवल दिया है। इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने तो इस पे उन्होंने स्टे दिया हुआ था, लेकिन उस पे भी उससे पहले भी तो जाए ना। तो इमरान खान साहब की अपनी हुकूमत में भी देखें कि 25 से 29 लोगों का मिलिट्री ट्रायल हुआ और उस टाइम जो है EU ने बिल्कुल कोई स्टेटमेंट नहीं दी, ना EU को उस टाइम GSP प्लस स्टेटस। मैं आपको थोड़ा सा मेरी बिल्कुल प्लीज मुझे करेक्ट करें। बिल्कुल उस वक्त न सिर्फ EU ने स्टेटमेंट्स दी थी, बल्कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने, ह्यूमन राइट्स वॉच ने, तमाम इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने स्टेटमेंट्स दी थी। हमने भी उस वक्त उन स्टेटमेंट्स की बुनियाद पे जब सवालात उठाए तो उस वक्त की जो PTI की हुकूमत है वो कहा करती थी ये गद्दार गद्दूर टाइप लोग हैं। लेकिन इन 25 यही बातें आजकल आपके भी दोस्त मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इन 25 लोगों का मीर साहब जो डिसीजन आया है, मैं समझता हूँ इन अकॉर्डेंस विद लॉ है। तमाम तर लीगल प्रोसेस को, ड्यू प्रोसेस को, फेयर ट्रायल के तमाम तर तकाज़ों को मलूज़े खातर रखा गया है और वहाँ पे उनका आगे जो प्रोसेस है वो भी बिल्कुल उनका लीगल राइट है और उनको वो अवेलेबल होगा। अली ज़फ़र साहब, ये जो यूरोपीय यूनियन की जो स्टेटमेंट है और उसमें जो ICCPR का जिक्र है, उसके आर्टिकल 14 का जिक्र है, बैरिस्टर अकील मलिक साहब का ख्याल है कि हमने आइन और कानून के तमाम तकाजे पूरे किए और इनको यूरोपीय यूनियन की स्टेटमेंट पर इतनी कोई खास तशवीश नज़र नहीं आ रही? हाँ मिनमीर सर, आपको याद होगा आपके प्रोग्राम पे जब ये पहले मिलिट्री कोर्ट का एक प्रोग्राम आपने किया था, अभी मिलिट्री ट्रायल शुरू हुए थे लेकिन सज़ा नहीं हुई थी, तो उस प्रोग्राम में आपने ये रेज़ किया था मामला और आपने ये जो शिक 14 है जिसका आपने जिक्र किया उसके बारे में आपने पूछा था मेरे से।
और कहा था कि इसका असर ये इसकी खिलाफ वर्जी नहीं होगी। तो मैंने उस वक्त भी आपको कहा था कि मेरी नज़र में अगर ये मिलिट्री ट्रायल होता है सिविलियंस का और अगर ये सज़ा होती है तो यकीनी तौर पे ये आर्टिकल 14 की जो है ख़िलाफ़ वर्जी होगी। और उस पर फिर मैंने ये भी कहा था कि खुदा न खास्ता EU जो है वो उसके ऊपर अगर असर हुआ और वो उन्होंने इसको रेज़ किया तो ये बड़ा इसके हमारी इकॉनमी पे और हमारी मुल्क की जो एक तरह से स्टेटस है उसके EU के साथ रिलेशनशिप जो है उस पर असरअंदाज हो सकता है। तो उस वक्त फिर हमने फ़ैसला किया था कि बेहतर ये है कि हम ये प्रोग्राम में बात ही ना करें, बिकॉज़ ये इतना मेजर इशू हो सकता है। उम्मीद हमें उस वक्त ये थी कि ये शायद मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा और अदालत से ये फ़ैसले आ जाएंगे जिसमें ये कहा जाएगा कि मिलिट्री ट्रायल हो नहीं सकता। लेकिन बहरहाल आज के दिन जब हम बैठे हैं वही हुआ जिसका हमें ख़दशा था। ये EU का जो लेटर है ये इसको बहुत सीरियस लेना चाहिए हुकूमत को। इसका इम्पैक्ट जो है, इसका जो एडवर्स इफेक्ट है। अली ज़फ़र साहब, अगर आपको याद हो तो मैंने उस प्रोग्राम में ये भी सवाल उठाया था कि सिर्फ ये एक ICCPR नहीं है, 27 डिफरेंट इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं। ये जो आपको GSP+ स्टेटस मिला हुआ है, ये आपने 27 डिफरेंट इंटरनेशनल कन्वेंशंस जो हैं जिनका ताल्लुक ह्यूमन राइट्स और फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ है, उस पर आपने दस्तखत किए हुए हैं और आपने उसको यूरोपीय पार्लियामेंट की एक कमेटी होती है और उसके सामने आपने बाकायदा अपना पेश होके और यकीन दिलाना होता है कि जी हम इस पे अमल दरामद कर रहे हैं। तो ये सिर्फ एक ICCPR नहीं है, 26 और भी इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं और उनकी वायलेशन आपकी तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौर से वायलेशन चलती आ रही है और अब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ गई है। तो आपको लग नहीं रहा कि अगर मैंने भी कई महीने पहले आपसे ये सवाल उठाया था और अब वो बात हकीकत बन के सामने आ गई है यूरोपीय यूनियन के एक स्टेटमेंट की सूरत में, तो इसके आगे जो है कुछ मामला जो है वो ज़्यादा सीरियस भी हो सकता है। जी बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा इसको जिस तरह हुकूमत इस वक्त इसको कोई उस पर गौर व फिक्र नहीं कर रही, एविडेंटली तो ये लगता है किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है इन मामले में। तो ये हुकूमत को बड़ा सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह आपने उस प्रोग्राम में भी कहा था और ये बात भी दुरुस्त है, क्योंकि हमने कन्वेंशंस रेटिफाई की हुई हैं। रेटिफाई का मतलब ये होता है कि आप जब एक तरह से इंटरनेशनल कानून के कवानीन के मुताबिक जब आप रेटिफाई कर दें, उसको आप मान लें, सिर्फ साइन ना करें बल्कि उसको एक कानून का हिस्सा बना दें रेटिफिकेशन करके, तो फिर आपकी ज़िम्मेदारी है स्टेट की कि आप उसके मुताबिक चलें। अगर आप नहीं चलेंगे तो आप बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे और वो जितनी ट्रीटीज़ दूसरी हैं वो फिर दूसरे ममालिक भी उसको आपको कह सकते हैं कि आपको जो भी हमने आपके साथ मुआहदे किए हैं वो हम नहीं मानते क्योंकि आपने ख़ुद इस ट्रीटी की खिलाफ वर्जी की है। तो इसका बड़ा सीरियस इम्पैक्ट होता है और मैं नहीं चाहूँगा कि मैं इस पर ज़्यादा डिटेल पे इस तरह बताऊँ कि क्या हो सकता है, क्योंकि ये हुकूमत को चाहिए कि खुद ही समझे और समझ के अच्छा, ये आपकी बड़ी अच्छी बात है, ये मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। आपने जो पहले हमने प्रोग्राम किया था काफ़ी अर्सा पहले, मैंने तो उसमें सिर्फ एक वार्निंग देने के लिए, ख़बरदार करने के लिए वो सवाल उठाया था और उस वक्त भी आपने यही बात कही थी कि आप इसकी डिटेल में नहीं जाना चाह रहे और आपने कहा था कि मैं इस पर बड़े एहतियात से गुफ्तगू करूँगा। आपने उस दिन भी एहतियात की थी, आज भी आप एहतियात कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखें कि आपकी एहतियात से कोई मामला जो है वो सुलझ नहीं रहा। हुकूमत की भी जो है वो एहतियात जो है हमें नज़र आ नहीं रही, लेकिन पाकिस्तान का जो मुफाद है उसके लिए एक ख़तरा जो है वो हम सबको नज़र आ रहा है कि अगर खुदा न खास्ता GSP+ स्टेटस जो है वो सस्पेंड होता है, जिसके लिए कि इंडिया समेत कुछ ममालिक लॉबिंग कर रहे हैं कि पाकिस्तान का ये स्टेटस जो है उसको सस्पेंड किया जाए, तो हमने तो सवाल इसलिए उठाया ख़बरदार करने के लिए कि प्लीज़ खुदारा पाकिस्तान के दुश्मनों के हाथ में ना खेलें। मैं भी इससे आगे नहीं जाता, मैं ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। बरतानिया के एक बड़े मशहूर सियासतदान हैं, अपोजिशन लीडर भी रहे हैं, लेबर पार्टी के अहम रहनुमा भी रहे हैं, लेकिन इस साल जो इलेक्शन हुआ उसमें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे उन्होंने कामयाबी हासिल की। जेरेमी कॉर्बन जो हैं
उन्होंने भी आज एक स्टेटमेंट जारी किया है। ट्वीट की सूरत में वो कह रहे हैं, आई रिमेन डीपली कंसर्न्ड अबाउट द ऑनगोइंग डिटेंशन ऑफ इमरान खान। आगे भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है। तो ये पहले अमेरिका से उनके कांग्रेसमैन और सेनेटर्स जो हैं वो स्टेटमेंट्स दे रहे थे, अब बरतानिया से भी शुरू हो गया। लेकिन मैं आखिर में अकील मलिक साहब आपको ये पूछना चाह रहा हूँ, ये जो मुस्लिम लीग नून और पीटीआई की जो आपस में लड़ाई चल रही है, और हमने भी आज की गुफ्तगू में ज़्यादातर इसी पे बात की है, आप नहीं समझते कि इससे पाकिस्तान के बहुत से अहम मसाइल इग्नोर हो रहे हैं? जिस तरह के आप देखें कुर्रम एजेंसी में इतने दिन से एक मामला चल रहा है, दो ग्रुप्स की आपस में लड़ाई हो रही है। फिर हमारा जो साबका कबायली इलाका है, जनूबी वज़ीरिस्तान, शुमाली वज़ीरिस्तान, खैबर एजेंसी है, हर जगह पे हमले हो रहे हैं हमारी फोर्सेस पे, रोज़ाना हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। बलूचिस्तान में मसकशुदा लाशें जो हैं वो दोबारा उनका सिलसिला भी शुरू हो गया। ये सारे मामला इग्नोर हो रहे हैं और पूरी कौम जो है वो यरगमाल है हुकूमत और पीटीआई की लड़ाई में। फिर सब बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। मैं इसको इस नज़र से देखता हूँ कि 18वीं तरमीम के बाद तो ये एक डिवॉल्व सब्जेक्ट है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन या लॉ एंड ऑर्डर इट्सेल्फ, जहाँ पे वफाकी हुकूमत की मदद की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल आपने देखा कि कच्चे का जब वाक़या हुआ तो फिर वफाकी हुकूमत बिल्कुल इन एड ऑफ द प्रोविंस वहाँ पे गई और मदद की। इसी तरह यहाँ पे तमाम ये चीज़ें जो हैं सूबा केपी की से अगर देखें और वफाक के साथ देखें तो ये सियासत की नज़र नहीं होनी चाहिए। अगर वाक़तन उनकी कैपेसिटी नहीं है और वो नहीं हैंडल कर सकते इस तमाम तर मामले को, और ये बड़ा सेंसिटिव मामला है और सीरियस मामला है, तो हम वफाक हमा वक्त तैयार भी हैं। इसीलिए वो जरगे में वफाकी वज़ीर दाखिला साहब भी गए, उसके बाद फिर इतने दिन गुजर गए, फिर वहाँ पे सिचुएशन उनसे कंट्रोल नहीं हुई, लेकिन क्योंकि सारा फोकस इस्लामाबाद आने पे था, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। नहीं होना चाहिए कि अपने एक सूबे में देखें एक ऐसी सिचुएशन है, बड़ी फ्रैजाइल सिचुएशन है दो ग्रुप्स के बीच में। उसके अलावा आपने कहा कि हमारे जवान जो हैं वो बॉर्डर्स पे देखें ना, जो आज आपकी जो मीटिंग हुई उसके बाद जो एक हैंड रिटन स्टेटमेंट जारी हुआ है उसमें कहा गया, इजलास ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जाने निछावर करने वाले शोहदा के लिए फातिहा ख्वानी करते हुए इस पुख्ता अज़म का इजहार किया कि दहशतगर्दी के खात्मे की जंग में हम सब कौम के शाना बशाना खड़े हैं। ये एक बहुत ही रेडीमेड किस्म की जो है ना एक होम्योपैथिक स्टेटमेंट है, जिससे हम अपने इस साल 2024 में जो हमारे जवान, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान, पुलिस के जवान शहीद हुए, उनको हम वापस नहीं ला सकते। इस किस्म की जो होम्योपैथिक स्टेटमेंट है, इस ऐसा लगता है कि ये बस एक कागजी कार्रवाई नहीं। मेरे साहब आप ये भी देखें ना कि रद्दुल फसाद और ज़रबे अज़्ब जब ऑपरेशन हुए तो क्या इस नासूर से जान नहीं छुटी? बिल्कुल छुटी। अब तो ये मैं कहता हूँ कि एक नया अज़म करना चाहिए। रद्दुल फसाद और ज़रबे अज़्ब के बाद ये काम बढ़ क्यों गया? हुकूमत किसकी थी? किसने जेलों के दरवाजे खोले और दहशतगर्दों को दोबारा रीसेटल करने के लिए? इमरान खान की थी, लेकिन सब जानते हैं कि जो डिसीजन मेकर थे वो जनरल बाजवा साहब थे और जनरल फैज़ साहब थे। वो जनरल बाजवा साहब जिनको एक्सटेंशन दी मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और पीटीआई ने मिल के, कभी कभी उनका भी नाम ले लिया करें। नहीं, नाम बिल्कुल लेना चाहिए, सबका लेना चाहिए कि अगर देखें गलत फैसले हुए हैं तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी सब पे आनी चाहिए। चले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अकील मलिक साहब, और अली ज़फ़र साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अपोजिशन के दरमियान जो मुज़ाकरात का आज आगाज़ हुआ है, इसको एक मुस्बत पेशरफ्त करार दिया गया, लेकिन याद रखिएगा इस मुज़ाकरात के रास्ते में बहुत बड़ी बड़ी रुकावटें हैं, और वो रुकावटें जो हैं वो फ़िलहाल अबूर होती हुई नज़र नहीं आ रही। लेकिन जो सियासी मुज़ाकरात होते हैं वो जब सियासी ताकतें अपनी कमिटमेंट के साथ करती हैं और उसमें जो गैर सियासी ताकतें हैं उन पर डिपेंडेंसी जो है, उन पर इन्हिसार कम करती हैं, तो कामयाबी के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। लेकिन जब दोनों तरफ से इन्हिसार जो है वो गैर सियासी ताकतों पे होगा तो फिर जीत जो है वो गैर सियासी ताकतों की होती है, सियासी ताकतों की नहीं होती। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।